चैनल से पता लग गया होगा कि मैं आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी नोट्स के बायोलॉजी चैप्टर 1 करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो और चैनल को इतना प्यार दिया। इसी तरह आगे प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि मेरी सब्सक्राइबर जल्द ही जल्द 100 पार कर जाए। और धन्यवाद। आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। अगला कथन है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी मेरा कथन सही है, तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। अगला प्रश्न है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है कौन, तो केंद्रक शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमताएं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑर्गेनाइड्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है, तो इसमें हो जाएगी राजधानी ऑर्गेनाइड्स नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो नहीं को खोजना है, तो इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ये मेरा ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है बी नंबर, कोशिका की संख्या जीव शरीर के आकार पर निर्भर करती है, ये भी मेरा सही है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। कोशिका अलग अलग आकार की होती है, ये मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल मोजाइक मॉडल का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है, ये मेरा सही हो जाएगा। अगला कथन है, दूसरा कथन है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया, ये भी मेरा सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच गोलाकार प्रोटीन रहता है, ये भी मेरा सही हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगी कोशिका झिल्ली। ठीक है। प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो प्रासरण की क्रिया जो है कि कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, तो नहीं को खोजना है। पहला ऑप्शन है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, सही है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और 40S, सही है। 30S और 50S। अगला ऑप्शन सी है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S, ये भी मेरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये मेरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो शोषण तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है, तो ये मीसोसोम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा गोल्जी का है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है, तो ये हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है, ये गलत हो जाएगा। खुदरी अंतर्द्रव जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होते, ये भी मेरा गलत हो जाएगा।
इस तरह मेरा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, ये गलत हो जाएगा। सबसे बड़े अंगक प्लास्टिड होते हैं। कथन नंबर दूसरा है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये मेरा सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रॉफिक कंट्रोलर कहा जाता है, ये भी मेरा सही है। तो इसका इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3 दोनों सही है। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये मेरा सही है। जीन को जो है कि आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी मेरा सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय के द्वारा नहीं होता है? तो ये अंतर कोशिकीय पाचन नहीं होता है गोल्जी काय के द्वारा। तो कौन सा कार्य होता है? संवेष्टन होता है, संग्रहण होता है, स्रवण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक है, तो सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेट कैन स्फीरोसोम, ये गलत हो जाएगा। प्लेटसोम हो जाएगा राइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? इसमें हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो किसका अभाव रहता है? तो इसमें गोल्जी काय का अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है, अंतर्द्रव जालिका का अभाव रहता है, हरित लवक का अभाव रहता है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो इसका हो जाएगा लवक, जो एक लवक इनमें से सभी हो जाएगा। तो लवक, कोशिका भित्ति, बड़े रिक्तिका है, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? इसका हो जाएगा सेंट्रोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका हो जाएगा स्लाइडेन तथा स्वान ने। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो इसमें हो जाएगा 25 नंबर का केंद्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका हो जाएगा गोल्जी काय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये मेरा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और अगला है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा रहता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये भी मेरा सही हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत पारिस्थितिकी के अनुसार बदल लेता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका एक है, क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका है। तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, तो कौन कौन से है? इसमें हो जाएगा साइटोसोम एवं केंद्रक दोनों। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं, तो किस में भाग लेते हैं सेंट्रोसोम? तो ये कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं।
कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, किससे यांत्रिक सहायता पाता है? तो ये अंतर्द्रव जालिका से यांत्रिक सहायता पाता है। 17S राइबोसोम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है 17S राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक में। अगला प्रश्न है, रंगीन लवक को कहा जाता है, तो रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रेनम पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है ग्रेनम? ग्रेनम जो है कि ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? तो इसका हो जाएगा लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंध है? तो ये हो जाएगा राइबोसोम संबंध है। उसके अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का अंतिम सिरा को कहते हैं क्या? टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है? तो ये बैक्टीरिया में नहीं होता, यानी जीवाणु में नहीं होता है केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। अंतर्द्रव जालिका केंद्र है, किसका है? तो 41 का हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का है। अगला प्रश्न, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो ये हो जाएगा सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में जमा होता है, लाइसोसोम में क्या जमा होता है? तो इसका हो जाएगा पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किसका बना होता है? तो इसका हो जाएगा लिपोप्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध किससे है? तो 45 का हो जाएगा एटीपी के निर्माण में। पॉलीसोम किसका मिश्रण है? तो राइबोसोम प्लस mRNA। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? तो सिंगर एवं निकल्सन। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, अवर्णील लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो अवर्णील लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थ का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज की। अगला प्रश्न है, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, तो जीव द्रव किसका बना होता है? तो कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो 53 का हो जाएगा सी लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो कौन करता है? तो ये सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 55 का बी, यूकैरियोटिक में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है? तो ये जीवाणु में नहीं होती है। उसके बाद ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, तो राइबोसोम रहते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, तो कौन लेती है? तो इसमें चिकनी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम बना होता है, तो राइबोसोम किसका बना होता है? तो ये RNA एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं? तो ये सभी में नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नीलहरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर नलिका या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो क्रिश्चियन D. ने।
इसका हो जाएगा जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 64 नंबर का लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं तो किस में रहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रियल गुआ मैट्रिक्स में। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? तो इसको स्ट्रोमा कहते हैं। कोशिका कला वर्णात्मक परागम में होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य में होती है? तो 72 का ए भी हो जाएगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों हो जाएगी इसका आंसर। अगला प्रश्न है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसका डी नंबर ये सही नहीं है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होता है ये गलत है। सही कौन सा है? कोशिका के आकार और ओमा विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है ये मेरा सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है ये भी सही है और ये मेरा गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है तो कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है यह किससे बना होता है? तो ये कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं? ये ओफियोग्लोसम में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में अनुपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया? तो नॉल तथा रस्का ने। अगला प्रश्न है अंतःप्रद्रव्य जालक ER की खोज किसने किया? तो ये पोर्टर ने किया। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया तो वाल्डेयर ने। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिका का घना जाल कहलाता है तो क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला प्रश्न है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल तो क्या है? तो राइबोसोम है। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। कौन कौन पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका है ये सब जो है कि पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जड़ों की कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा इसका बी क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है तो कौन करता है ये? इसका आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम। अगला प्रश्न है लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने
या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ये कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होती है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिक। ये प्लास्टिड होगा दोस्तों, यहाँ ये प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागिरी ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ये भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये हो जाएगा सेंट्रियोल या ओल होगा दोस्तों। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? तो ये रॉबर्ट सेल जो है कि रॉबर्ट हुक ने दिया। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज जो है कि सर्वप्रथम ब्राउन ने किया। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो पहली बार प्रस्तावित किया था ये वाटसन तथा क्रिक ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह हेक्सले का कथन है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह हेक्सले का कथन है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कि ये पुरकिंजे ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो ये जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये क्रिस्टी कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति क्या होती है? तो ये पारगम में होती है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का कार्य अंतःकोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में अनुपस्थित नहीं होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा इसका लवक जो है कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। प्रोग्राम्ड सेल दैट का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये एपोप्टोसिस कहलाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा स्राव। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ स्लाइडन हो जाएगा, स्लाइडन और टीस्वान। इसमें गलत है ऑप्शन 2 और 4 इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो ये जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रासरण की परिभाषा है, तो प्रासरण की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव। अगला प्रश्न है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को दिखने पर अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल वायु प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है तब वह 1 बिलियन में रख दी जाती है, ऐसा बिलियन कौन सा है? ऐसा बिलियन होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक। अगला प्रश्न है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब ये रखी जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अल्प पराश्रयी बिलियन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो ये किसके कारण बीज फूलते हैं? तो ये अंतर शोषण के कारण बीज फूलते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, तो किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका अंतर शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है, तो ये किसके कारण होता है? तो वायु प्रसरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक के विभाजन जो है कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को जो है कि कैरियोकिनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? इसका हो जाएगा समसूत्री। उसका अगला प्रश्न है, कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स के वृषण टेस्टिस में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, तो इसका हो जाएगा सी, केवल मियोसिस द्वारा। अगला प्रश्न है, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? ये एनाफेज। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो एनाफेज है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से जो कि 256 कोशिकाएं बनेगी? तो ये हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 1, 8। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसूत्री में। पार गति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पैक्टिन। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 50। अगला क्वेश्चन है, टेलोफेज के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये प्रोफेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होते हैं एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होते हैं, ये मेरा सही हो जाएगा। अगला कथन है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होते हैं, ये भी दूसरा भी मेरा कथन सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा केंद्रिका। अगला प्रश्न है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, तो क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।